गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आप इंटेस्टाइन। और ये जो इंटेस्टाइन होती है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 7 से लेकर 8 मीटर होती है। आपको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? एक छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। आंत आहार नाल का आंत का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 7 से लेकर 8 मीटर होती है। आंत को दो भागों में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्रहणी है, जेजुनम है और इलियम है। इसी तरह बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। सिक्कम है, कोलोन है और मलास्य है। अब इनमें जो सबसे पहला अपना जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रहणी। देखो, ग्रहणी छोटी आंत का कौन सा भाग है? ग्रहणी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है और इस ग्रहणी की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के सी के समान होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रहणी में अग्नाशय वाहिनियां और पित्त वाहिनियां, देखो अग्नाशय वाहिनियां अग्नाशय से निकलती है, पित्त वाहिनी पित्ताशय से निकलती है। तो अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी ये दोनों आकर है ग्रहणी में खुलती हैं। कहां पर खुलती हैं? ग्रहणी में खुलती हैं। अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों आकर ग्रहणी में खुलती हैं और इनके रंध्र पर जहां पर खुलती है इनके रंध्र पर ओडाई की अवरोधनी उपस्थित होती है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ओडाई की अवरोधनी क्या है। तो इसमें आपको एक ही लाइन लिखनी है, अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों आकर ग्रहणी में खुलती हैं तो उनके रंध्र पर ओडाई की अवरोधनी उपस्थित होती है। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है जेजुनम। ये जेजुनम ग्रहणी और इलियम इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस जेजुनम की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। इस जेजुनम में पेयर्स पेचेज नहीं पाए जाते। पेयर्स पेचेज नहीं पाए जाते। उसके बाद में छोटी आंत का जो तीसरा भाग आता है वो आता है इलियम। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है और ये सबसे लंबा और कुंडलिक नुमा भाग भी होता है। इस इलियम में पेयर्स पेचेज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसका जो अंतिम भाग होता है इलियम का
वो फूला होता है जिसे अपन सेकुला से रोटंडस कहते हैं। ठीक है, एरियम छोटी आंत का अंतिम भाग जो सबसे लंबा और कुंडलीनुमा होता है, इसमें पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं, इसमें पेयर्स पेचेज नहीं पाए जाते। एरियम का जो अंतिम भाग होता है फूला हुआ होता है जिससे अपन सेकुलस रोटेंडस कहते हैं। अब यहां पर पेयर्स पेचेज की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं जो पेयर्स पेचेज होते हैं वो पीले रंग की कोशिकाओं का समूह होता है। कैसे रंग की कोशिकाओं का समूह होता है? पीले रंग की कोशिकाओं का समूह होता है जो किसका निर्माण करता है? जो लसिकाणुओं का निर्माण करता है। और ये लसिकाणु क्या काम करते हैं? ये लसिकाणु भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब उसके बाद में यदि अपन इसकी औतिकी देखें औतिकी यानी कि अगर अपन इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो जो आंत है किसकी देख रहे हैं? आंत की देख रहे हैं। इस आंत में कितने स्तर पाए जाते हैं? आंत में 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर कौन कौन से? सिरोसा है, पेशीय स्तर है, सभ्य श्लेष्मीय है और अगला जो भाग आएगा 4 नंबर का वो श्लेष्मीय श्लेष्मी का है। यदि अपन आंत की औतिकी देखें या उसकी हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें 4 प्रत्यय या 4 स्तर पाए जाते हैं। सिरोसा है, पेशीय स्तर है, सबश्लेष्मीय है और श्लेष्मीय है। इनमें जो सबसे पहला जो अपना है वो सिरोसा। ये जो सिरोसा है ये संयोजी ऊतक का बना होता है और ये सबसे बाहरी भाग होता है। ये आंत का सबसे बाहरी स्तर होता है। पेशीय स्तर यह वर्तुल पेशियों का बना मोटा क्या पाया जाता है? स्तर पाया जाता है। यह वर्तुल पेशियों का बना क्या पाया जाता है? मोटा स्तर पाया जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा सबश्लेष्मीय। देखो ये भी संयोजी ऊतक का बना होगा और इस संयोजी ऊतक में रक्त कोशिका या फिर अपन कह सकते हैं कि इनमें रक्त या रक्त कोशिका की क्या होती है? अधिकता होती है। सबश्लेष्मीय सभ्यों के साथ ये संयोजी ऊतक का बना होता है और इसमें भी रक्त कोशिका की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। अब देखो ग्रहणी की सबश्लेष्मीय में इसके में ग्रहणी की सबश्लेष्मीय में
बुरनर की क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है। बुरनर की क्या पाई जाती है? ग्रंथियां। ग्रहणी की सबश्लेषणीय में बुरनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो बुरनर की जो ग्रंथियां हैं ये श्लेष्मा का क्या करती है? श्रावण करती है। देखो डायग्राम में आप दिख रहा है, ये ग्रहणी का अनुप्रस्थ काट है और ये बुरनर की ग्रंथियां हैं और ये बुरनर की ग्रंथियां किसका श्रावण करती हैं? ये बुरनर की जो ग्रंथियां होती हैं श्लेष्मा का क्या करती हैं? श्रावण करती है। इसी तरह बात करें अपन इलियम की, तो इलियम की, और ये इलियम कौन सा है? छोटी आंत का अंतिम भाग है। इलियम की सबश्लेषणीय कोशिकाओं में पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं। इलियम की सबश्लेषणीय में पीले रंग की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। उन पीले रंग की कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? पेयर्स पेचेज कहते हैं। कैसे होंगे ये? पीले रंग के। और ये जो पेयर्स पेचेज होते हैं ये लस्सी कणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको मारने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वापस से देख लो, सबश्लेषणीय संयोजी ऊतक का बना होता है, इसमें रक्त कोशिका की अधिकता होती है। ग्रहणी की सबश्लेषणीय, ग्रहणी का चित्र है, देखो ये बुरनर की ग्रंथियां हैं। ये बुरनर की जो ग्रंथियां होती हैं ये किसका श्रावण करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है। अगर अपन इलियम की बात करें तो इलियम की सबश्लेषणीय में पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं और ये पेयर्स पेचेज पीले रंग के होते हैं। लस्सी कणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और ये लस्सी कणु फिर क्या काम करते हैं? भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने का क्या करते हैं? कार्य। अब देखो आज इसमें आपको दो चीजें याद रखने की आवश्यकता है। बुरनर की ग्रंथियां, आपसे पूछा जाए बुरनर की ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? बुरनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं इलियम में। और अगर आपसे पूछे पेयर्स पेचेज किसमें पाए जाते हैं? वो पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं किसमें? इलियम में पाए जाते हैं। उसके बाद में अपना जो अगला जो पॉइंट है चौथा, वो है श्लेष्मीय। देखो इस श्लेष्मीय में क्या होगा? अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। इन अंगुली के समान जो उभार होते हैं इसको अपन विलाई या रसांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे? विलाई या रसांकुर। देखो ये अंगुली के समान उभार है और मैंने यहां पर लिख रखा है श्लेष्मीय इस पर। तो ये अंगुली के समान जो उभार है, तो इन अंगुली के समान उभार को अपन क्या कहेंगे? विलाई कहेंगे या फिर आप रसांकुर भी कहते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं? यानी कि जो अवशोषित भोजन के
क्षेत्रफल की जो सतह होती है उस क्षेत्रफल को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीजमेंट उनका क्या कर देते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। वापस से देखो, श्लेषी में इसमें अंगुली के समान ये उभार है, इन अंगुली के समान उभारों को अपन विलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों के आधार भाग में, इन रसांकुरों के कौन से भाग में, आधार भाग में लिबर्कुल की दरारें, देखो ये रहा लिबर, ये रहा लिबर्कुल, ये लिबर्कुल की क्या पाई जाती है, दरारें पाई जाती हैं। इनमें कलश कोशिका पाई जाएगी, इनमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, इनमें पेनेट कोशिका पाई जाएगी और इनके अंदर आंतरिक कोशिका भी होगी, आंतरिक कोशिका पाई जाती है। लिबर्कुल की दरारें किसे कहेंगे, रसायनों के आधार भाग में लिबर्कुल की दरारें हैं। इनमें कलश कोशिका होगी, पेनेट कोशिका होगी और आंतरिक कोशिका होगी। ये जो कलश कोशिका है ये चिपचिपे पदार्थ श्लेष्मा का स्रावण करती है। आंतरिक जो कोशिका पाचक रस एंजाइमों का स्रावण करती है जो भोजन को पचाने का कार्य करेंगी। और ये जो पेनेट कोशिकाएं होती हैं ये लाइसोजाइम एंजाइम का क्या करती है, स्रावण करती है। क्लश कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावण करेंगी, पेनेट कोशिकाएं लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करती हैं। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। आंतरिक कोशिकाएं ये आंतररस पाचक एंजाइमों का स्रावण करते हैं और ये पाचक रस भोजन को पचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अपन और देखें तो रसांकुर की जो बात, रसांकुरों में ये जो रसांकुर है इन रसांकुरों में पाई जाती है लसिका वाहिनियां। और ये लसिका वाहिनियां वसा का क्या करती है, वसा का अवशोषण करती है। रसायनों में लसिका वाहिनियां भी पाई जाती है और ये लसिका वाहिनियां इसका अवशोषण करती हैं, ये वसा का अवशोषण पाई करती है। और इसमें जो बड़े बड़े वलन पाए जाते हैं, बड़े बड़े वलन पाए जाएंगे उसको केरक के रिंग के वलन कहते हैं। क्या कहेंगे, केरक के रिंग के क्या कहेंगे, वलन कहेंगे। अंगुली के समान उभार इनको मिलाई, इसके आधार भाग में लिबर्कुल की दरारें और इनमें कलश कोशिकाएं, पेनेट कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावण करेंगी, पेनेट कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करेंगे जो कि हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करते हैं। आंतरिक रस ये पाचक रसों का स्रावण करेंगे जो कि भोजन को पचाने का क्या करते हैं, कार्य। इसके अतिरिक्त ये जो रसांकुर है, विलाई है, इन विलाई में लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं
और इस लस्सी का वाहिनियों में वसा का अवशोषण होता है और इसमें बड़े बड़े वलन पाए जाते हैं। बड़े बड़े वलनों को अपन क्या कहेंगे? केरक के रिंग के वलन कहते हैं। क्या कहेंगे? केरक रिंग के क्या कहेंगे? वलन कहते हैं। तो ये अपना हो गया छोटी आंत। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है वो है बड़ी आंत। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लंबाई देखें, लंबाई कितनी होती है बड़ी आंत की? लगभग 1.5 मीटर होती है। जो बड़ी आंत है या आंतर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? सिक्कम है, कॉलोन है और तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? मलास्य है। अगर सिक्कम वाले भाग को अपन देखते हैं, इस जो सिक्कम की अगर लंबाई देखें तो 6 सेंटीमीटर होती है। इस सिक्कम की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? थैलेनुमा होती है और इस सिक्कम के पश्चिम भाग में 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना पाई जाती है जिसे अपन वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मीफोरम अपेंडिक्स या परिसेसिका कहते हैं। सिक्कम बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। सिक्कम की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। संरचना की बात करें तो संरचना थैलीनुमा होती है और इसके पश्चिम भाग में एक 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना और पाई जाती है। उस 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना को वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं या परिसेसिका कहते हैं। इसका कोई भी कार्य नहीं है, ये एक अवशेषीय अंग है। कैसा अंग है? अवशेषीय अंग है। अब चलो अवशेषीय अंगों के नाम से मेरे को एक बात याद आई। अवशेषीय अंग किसे कहेंगे? ऐसे अंग जिनमें मनुष्य का कोई भी कार्य नहीं होता है उन्हें अवशेषीय अंग कहते हैं। अब चलो आप बताइए कि मनुष्य में कुल कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? अगर अपन बात करें एनसीईआरटी की तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार मनुष्य में कुल कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलो अगर इसमें और अपन बातें करें तो इस जो सिक्कम है, ये जो सिक्कम है इसमें लस्सी का गांठी पाई जाती है और ये लस्सी का गांठी क्या काम करती है? इसका निर्माण करती है। लस्सी कांडों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सिक्कम की लंबाई 6 सेंटीमीटर, संरचना थैलीनुमा, पश्चिम भाग में पीछे की ओर 8 सेंटीमीटर लंबा संरचना और पाई जाती है जिनमें वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं, जिसका कोई कार्य नहीं है, अवशेषीय अंग है। मनुष्य में टोटल अवशेषीय अंगों की संख्या 180 होती है। इस लस्सिका में सिक्कम में लस्सी का गांठे पाई जाती है और लस्सी का गांठे किसका निर्माण करती है? लस्सी काणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हो गए यहां तक। भोजन बड़ी आंत से सिक्कम में आएगा। उसके बाद अपना जो अगला जो पॉइंट होता है, अगला जो पॉइंट है कोलोन। इसकी अगर लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.3 मीटर के लगभग होती है। इसमें बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। उन बड़े बड़े उभारों को अपन क्या कहेंगे? होस्ट्रा कहते हैं। क्या कहेंगे? होस्ट्रा कहते हैं। इस कोलन को 4 भागों में बांटा गया है। आरोही,
आरोही कोलन, अवरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, सिग्मेंट। देखो कोलन का क्या कार्य है, जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन को में जितना भी जल, खनिज लवण, विटामिन होते हैं उनको अवशोषित करने का ये क्या करता है, कार्य करता है, और ये मल निर्माण में भाग लेता है। ये भी आपको ध्यान देने योग्य बात है, मल निर्माण में क्या लेता है, भाग लेता है। तो इस तरह ये अपना हो गया कोलन। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो अपना है मलाशय। मलाशय की अगर अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है और इसमें अपन एक एनासोर जोड़ देते हैं और इस सुधा में 2 अवरोधनियां पाई जाती हैं। एक तो कौन कौन सी, एक होती है आंतरिक अवरोधनी और दूसरी और कौन सी होती है, बाहरी अवरोधनी। इन दोनों अवरोधियों के संकुचन और शीतलन से मल को त्यागा जाता है। ये रेक्टम हो गया, मलाशय हो गया, इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर। इसके चारों 2 अवरोधनियां पाई जाती हैं। 2 अवरोधनियां कौन कौन सी होंगी, 2 अवरोधनी, एक आंतरिक अवरोधनी और एक बाह्य अवरोधनी। चलो आंतरिक की बात करें तो इसमें चिकनी पेशियां होंगी, अनैच्छिक होंगी, इसमें ऐच्छिक होंगी। ये दोनों अवरोधनियां क्या काम करती हैं, जब इनमें संकुचन और शिथिलन होता है उसके द्वारा मल का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। ये अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।